क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 7वां है जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इस चैप्टर के पाठ के अंदर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी को हल करेंगे। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहले पृष्ठ का देखिए, पहला प्रश्न क्या है, हम जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं। इस प्रश्न का क्या मतलब है, यानी हम जीवों को अलग अलग क्यों बांटते हैं, इसका कारण क्या है। तो देखिए, हमारे धरातल पर इतनी मात्रा में जीव हैं, इतनी विशाल उनकी संख्या है कि उनके आकार, साइज के आकार काफ़ी बड़े होते हैं, कुछ के छोटे होते हैं। अगर उनमें पेड़ पौधों को भी शामिल कर लिया जाए, जल स्थल वो सारे, तो उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, काफ़ी विशाल हो जाएंगे। तो इसको अध्ययन करने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए इनका वर्गीकरण किया जाता है ताकि हम अच्छे से इनको अध्ययन कर सकें और इसका नामकरण भी दे सकें, पहचान कर सकें। ठीक है, तो इसका आंसर हमें कैसे करना है, तो इसका आंसर हम काफ़ी अच्छे से ऐसे करेंगे। पृथ्वी पर जीवधारियों की संख्या विशाल है तथा उनके आकार, साइज तथा रूप में अत्यधिक क्या है, विविधता पाई जाती है, अंतर पाई जाती है। इसीलिए प्रत्येक जीवों का अलग अलग अध्ययन कर पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है अगर हम विविधता ना करें, अगर हम उसका वर्गीकरण ना करें तो। अतः वर्गीकरण का उद्देश्य है पौधे एवं जंतुओं की विशाल संख्या के कुछ वर्गों में क्या करना, संगठित करना उनके गुणों के आधार पर, ताकि उनका नामकरण हो सके, अध्ययन करने में आसानी हो सके। समझ में आ गया इसका आंसर। तो प्रश्न क्रमांक पहला का आंसर आपको यही करना है। इसके बाद दूसरा देखिए क्या है, अपने चारों ओर फैले जीव रूपों की विविधता के 3 उदाहरण हमें देना है। यानी हम अपने आसपास जिस तरीके के विविधता को हम देख पाते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ जल में रहने वाले होते हैं, कुछ रंग बिरंगे होते हैं। ठीक है, किनकी आयु ज़्यादा होती है, किनकी कम होती है, यही तो है सारी विविधता। तो इसका हमें 3 एग्जाम्पल देना है। तो हम ऐसे करेंगे, जीव रूपों की विविधता का 3 उदाहरण निम्न है। पहला है देखिए आकार के आधार पे, कुछ जीव जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, तो काफ़ी क्या होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, इसे माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तथा दूसरी तरफ इतने बड़े होते हैं कि काफ़ी उनकी लंबाई काफ़ी मीटर होती है। जैसे देखिए हवेल मछली, ठीक है, कई मीटर तक लंबी होती है। तो पहला विविधता हो गया आकार के आधार पे, शेप के। दूसरा है देखिए जीवन काल के आधार पे, कुछ जीवों का जीवन काल अति सूक्ष्म होता है, काफ़ी कम होता है, जैसे मच्छर का जीवन काल। वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो कुछ जीवों का जीवन काल काफ़ी लंबा होता है, जैसे कछुआ, पेड़ पौधे। ठीक है, तो दूसरा हो गया जीवन काल के आधार पे विविधता। और तीसरा है रंग रूप के आधार पे, कुछ जीव जैसे रंगहीन होते हैं, जैसे जलीय जीव समुद्र में पाए जाने, उनमें कोई रंग नहीं होता। और कुछ जीव रंग वाले हो, जैसे चिड़िया हो गई, तितलियाँ हो गई, अन्य कीट भी हो गए। ठीक है, तो यही हो गया विविधता के आधार पे 3 उदाहरण। समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखिए अगले पृष्ठ का प्रश्न हम देखेंगे, जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत यानी बेसिक लक्षण क्या हो सकता है। पहला दिया गया है उनका निवास स्थान, दूसरा है इनकी कोशिका संरचना। तो हमें दोनों में से कोई भी एक चयन करना है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि जीवों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत लक्षण बेस क्या हो सकते हैं। तो हमें विकल्प में जो दिया गया है कि उनके निवास स्थान, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये पुराने समय में की बात है। ठीक है, जब शुरुआत के दौर में वर्गीकरण किया जाता था तो उनके निवास स्थान को देखा जाता था कि कौन से जीव जो है स्थल में रहने वाले हैं, जल में और वायु में रहने वाले हैं, और इसी के आधार पे उनको क्या किया जाता था, बांटा जाता था उनके निवास के स्थान। जैसे देखिए कौन कौन से जीव हैं, परवाल, व्हेल, ऑक्टोपस, ठीक है, स्टारफिश और शार्क। तो ये क्या है, इनका निवास स्थान काफ़ी अलग है। तो पहले के समय में ऐसा होता था, लेकिन आज के दौर में क्या है, आजकल हम जीवों का वर्गीकरण निवास स्थान पे ना देख के हम कोशिका की संरचना पर देखते हैं, तब उसका वर्गीकरण करते हैं। कौन से जीव की कोशिका यूकैरियोटिक है, कौन से जीव की कोशिका प्रोकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक में केंद्रक पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाए जाते। ठीक है, तो कोशिका संरचना इसका सही आंसर होगा। समझ में आ गया आपको। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, जीवों के वर्गीकरण के लिए उनकी कोशिका संरचना सर्वाधिक मूलभूत लक्षण होते हैं। कोशिका संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक है, जीव, और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, और ये आपको लिखना भी है। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, जीवों के आरंभिक विभाजन के लिए किस मूलभूत लक्षणों को आधार बनाया गया।
तो हमने अभी देखा आरंभिक विभाजन के लिए उसके निवास स्थान को आधार बनाया गया था। ठीक है, किसको? प्राचीन समय में निवास स्थान को आधार बनाया जाता था। तो इसका आंसर कैसे करना है? तो आपको ऐसे लिखना है, जीवों के प्रारंभिक विभाजन में उनके निवास स्थान को वर्गीकरण का आधार बनाया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हुए तीसरा प्रश्न देखेंगे, किस आधार पर जंतुओं और वनस्पतियों को एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा गया है, वो हमें आधार बताना है। तो इसका आंसर हमें ऐसे करना है, निम्नलिखित आधारों पर जंतुओं और वनस्पतियों को एक दूसरे से भिन्न वर्गों में रखा गया है। पहला आधार देखिए क्या है, पोषण क्रिया के आधार पे प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जबकि अन्य जंतु अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर पाते। दूसरा है कोशिका भित्ति, प्लांट की में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि एनिमल्स और दूसरे में नहीं पाई जाती। कोशिकीय संगठन के आधार पे कोशिका में इनके विशेष अंग पाए जाते हैं, इन दोनों में अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो ये 3 आधार को लिया जाता है। तो यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए अगले पृष्ठ का जो प्रश्न है, आदिम जीव किसे कहते हैं, ये तथाकथित उन्नत जीवों से किस प्रकार भिन्न है। यानी ये उन्नत जीव और आदिम जीव में किस प्रकार भिन्न भी हमें बताना है, और ये किसे कहते हैं आदिम जीव। आइए करते हैं इसका आंसर। तो इस तरीके से हम करेंगे, वे जीव समूह जिनकी शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, यानी पहले समय से लेकर आज तक उनके शरीर में कोई भी खास परिवर्तन नहीं देखने को मिला, तो ऐसे जीव को कहा जाता है आदिम या निम्न जीव इसे कहा जाता है। ठीक है, जो अंग हैं वो पहले अभी भी मौजूद है, कोई खास विकास नहीं हुआ, नहीं देखने को मिला। ये जीव उच्च जीवों से कोशिकीय संगठन तथा कार्यों में भिन्न है। ठीक है, जो विकसित जीव हैं, उच्च कोटि के जीव हैं, उनमें कोशिकीय संगठन और उनके कार्य, यही इनकी भिन्नता होती है आदिम जीव और उच्च कोटि के। इसके बाद देखिए दूसरा क्या प्रश्न है, क्या उन्नत जीव और जटिल जीव एक होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर करने से पहले आपको थोड़ा समझना होगा उन्नत जीव और जटिल जीव ये क्या होते हैं। यहाँ पे 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है बुक में जीवों में संबंधित। पहला आदिम जीव या निम्न जीव, और दूसरा है उन्नत जीव। ठीक है, और तीसरा क्या है, जटिल जीव। तो आदिम जीव जो है उन्नत जीव और जटिल जीव से काफ़ी भिन्न है। ठीक है, आदिम जीव मतलब होता है पुराना जीव, उनके शारीरिक संरचना प्राचीन काल से लेकर अभी तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, वो निम्न प्रकार के जीव कहलाते हैं। इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो क्या उन्नत जीव और जटिल जीव एक होते हैं? जी बिल्कुल एक होते हैं। उन्नत का क्या मतलब है? उन्नत मतलब होता है जिन जीवों का विकास हो चुका है। ठीक है, उन्नत जीवों कहलाते हैं। जटिल जीव का क्या मतलब है? जिन जीवों का विकास होगा तो उनकी कोशिका संरचना यानी शारीरिक बनावट तो उनकी जटिल होगी पहले से। इन दोनों का मतलब तो एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चूँकि विकास के दौरान जीवों में जटिलता की संभावना बनी रहती है, जो विकास करेगा तो जटिलता तो होगी। ठीक है, और विकास करेगा तो वो उन्नत भी कहलाएगा। इसलिए पुराने जीवों को साधारणतः नए जीवों को अपेक्षाकृत जटिल भी कहा जा सकता है। ठीक है, पुराने जीवों को साधारण और नए जीवों को अपेक्षाकृत जटिल भी कहा जाता है। नए को जटिल भी कहा जा सकता है और नए को उन्नत भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इसका आंसर हमें कैसे करना है? तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, हाँ, क्योंकि विकास के दौरान जटिलता की संभावना बनती है या बढ़ती है, इसीलिए पुराने जीवों यानी आदिम जीव को साधारण और नए जीवों को उन्नत जीव अपेक्षाकृत जटिल भी कहा जा सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए अगले पृष्ठ का प्रश्न देखिए, मोनेरा अथवा प्रोटिस्टा जैसे जीवों के वर्गीकरण के मापदंड क्या है। यानी जो विभाग है मोनेरा और प्रोटिस्टा, किन आधारों पर कौन से मापदंड लेकर उनका वर्गीकरण किया गया है इन जीवों का। ठीक है, जो जीव को रखे गए हैं। तो आइए इसका आंसर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये विभाग है मोनेरा और ये विभाग है प्रोटिस्टा। तो मोनेरा विभाग में कौन से आते हैं? यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया आता है, इसका मतलब ये कौन से सेल वाले हो गए? ये प्रोकैरियोटिक वाले हो गए, इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते। तो पहला हो गया कोशिका के आधार पे, भित्ति भी नहीं होती, कोशिका भित्ति भी नहीं होती, यानी ये प्रकाश संश्लेषण वगैरह ये सब, ये प्रकाश संश्लेषण भी नहीं करते, ये पोषण के आधार पे हो गया। ठीक है, और वहीं प्रोटिस्टा की बात की जाए तो ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं, इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसमें देखिए इसमें शैवाल पाए जाते हैं, इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण तो होता होगा, यानी पोषण के आधार पे हो गया, कोशिका विभाजन के आधार पे हो गया, कोशिका भित्ति के आधार पे हो गया। ठीक है,
तो आइए इसका आंसर हम लोग करते हैं। ये देखिए ये सारे कौन से आते हैं, मेसियम आता है, अमीबा आता है, ठीक है, यूग्लिना आता है, और कौन सा आता है, शैवाल आता है, ये सारे प्रोटोजोआ। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, मोनेरा तथा प्रोटिस्टा जैसे जीवों के वर्गीकरण का मापदंड निम्नलिखित है। पहला है केंद्रक की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर बांटा गया है। दूसरा पोषण के आधार पर भोजन स्वयं बनाते हैं या दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तीसरा कोशिका भित्ति के आधार पे, और चौथा है कोशिकीय संगठन यानी कोशिका के बनावट के आधार पे, ठीक है, दोनों को बांटा गया है यानी वर्गीकरण किया गया है। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशिक यूकैरियोटिक जीव को आप किस जगत में रखेंगे। तो यहाँ पे समझना है कौन से जीव जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं, एक कोशिकीय होना चाहिए और यूकैरियोटिक जीव भी होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो ये विभाग कहलाता है प्रोटिस्टा, ठीक है, जिसमें एक कोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, अपना भोजन स्वयं भी बनाते हैं यानी शैवाल शामिल है, ठीक है, ये स्वपोषी होते हैं। तो आपको लिखना है विभाग प्रोटिस्टा। इसके बाद तीसरा देखिए, वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में सर्वाधिक समान लक्षणों वाले कम जीव, ठीक है, कौन से विभाग ऐसे हैं जिनमें लक्षण जो है, तो कौन से विभाग ऐसे हैं जिनके लक्षण सर्वाधिक समान है लेकिन कम जीव हैं, और कौन से समूह ऐसे हैं कि ज़्यादा जीव हैं। तो यानी कम जीव वाले और ज़्यादा जीव वाले विभागों के नाम हमें बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना में जगत जो है सबसे ऊपर है, इसमें ज़्यादा जीव आते हैं। तो जगत जो है सबसे ऊपर है, ठीक है, इसमें ज़्यादा आते हैं, और सबसे कम में आती है जाति यानी स्पीशीज, ठीक है, एक जैसे होते हैं लेकिन संख्या काफ़ी कम। ऐसे करना है, सर्वाधिक समान लक्षणों वाले सबसे कम संख्या वाले वर्ग को जाति स्पीशीज कहा जाता है, ठीक है, लक्षण ज़्यादा समान होते हैं लेकिन संख्या कम है, जो निम्नतम स्तर माना जाता है। जबकि सर्वाधिक संख्या वाले समूह का विभाग है जगत, यह वर्गीकरण का उच्च स्तर है, ये निम्न स्तर और ये उच्च स्तर, इसकी संख्या ज़्यादा है और इसकी संख्या कम है लेकिन लक्षण एक समान है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हुए अगले पृष्ठ का प्रश्न देखिए, सरलतम पौधे को किस वर्ग में रखा गया है। तो वो विभाग कहलाता है प्लांट का थैलोफाइटा। ये जो पौधे होते हैं शारीरिक संरचना यानी विभेदीकरण वो नहीं पाया जाता। इनमें कौन से आते हैं, यूग्लोथिलिक्स और स्पाइलोगाइरा कारा इत्यादि, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये सारे प्लांट जो हैं वो सरलतम विभाग में रखा गया है, इनमें विभेदीकरण शरीर का नहीं पाया जाता, इसीलिए इसे सरलतम पौधे भी कहा जाता है। अब इसके बाद यहाँ से प्रारंभ होता है आपका अंतर स्पष्ट करने वाले प्रश्न। जितने भी प्रश्न मिलेंगे आपको दो विभागों में अंतर स्पष्ट करना होगा। पहला देखिए क्या है, दूसरे में टेरिडोफाइटा और फेनरोजेम्स में क्या अंतर है। ये प्लांट के विभाग हैं तो दोनों में हमें अंतर बताना है। ये टेरिडोफाइटा, तो हमें यहाँ पे फेनरोजेम्स में अंतर स्पष्ट करना है। तो टेरिडोफाइटा जो होता है इसमें बीजाणु द्वारा जनन होता है, बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। और वहीं फेनरोजेम्स में ये जो जनन जो होता है वो जनन प्रक्रिया द्वारा होता है, ये विकसित और विभेदित होते हैं और इन्हें बीज उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। और इनमें प्लांट कौन से आते हैं, देखिए इनमें प्लांट आएंगे कौन सा, मेस्ट्रेलिया और फन आएंगे, ठीक है, टेरिडोफाइटा में। तो आइए इसका हम अंतर स्पष्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात लिखनी है, टेरिडोफाइटा और फेनरोजेम्स में अंतर निम्नलिखित है। जितने भी अंतर करने वाले आए तो आपको ये पहले लिखना होगा, अंतर निम्नलिखित है। तो पहला देखिए टेरिडोफाइटा फेनरोजेम्स, इसमें टेरिडोफाइटा में बीजों का उत्पादन नहीं होता पहले में, और इसके पहले में देखिए बीजों का उत्पादन करने वाले प्लांट आते हैं। दूसरा प्रजनन बीजाणु द्वारा संपन्न होता है, वहीं प्रजनन बीजों द्वारा होता है, ठीक है। ये अविकसित प्लांट होते हैं, ये विकसित प्लांट होते हैं, ये दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया। तीसरा देखिए जिम्नोस्पर्म और एजियोस्पर्म एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। तो आपको पहले लिखना है जिम्नोस्पर्म और एजियोस्पर्म निम्नलिखित प्रकार से भिन्न है, ठीक है। तो ये बीजों के प्रकृति के देखा जाता है, इसमें नग्न बीज पाए जाते हैं और इसमें नग्न बीज नहीं पाए जाते हैं। आइए इसका अंतर स्पष्ट करते हैं। पहला जिम्नोस्पर्म, यहाँ पे एजियोस्पर्म, बीज नग्न अवस्था में पाए जाते हैं अर्थात फलों से अंदर नहीं होते, यानी ये बाहर बीज होता है, बीजों पे किसी तरीके का आवरण नहीं होता, यानी फल के अंदर नहीं पाए जाते, ठीक है। ये बाहर होते हैं, फलों के अंदर नहीं होते हैं। और इसी इसमें देखिए एजियोस्पर्म में बीज फलों के अंदर होते हैं। दूसरा इसमें पुष्प नहीं होते, इसमें पुष्प होते हैं, ठीक है। और इसके बाद तीसरा इसमें भ्रूणकोश नहीं होता और इसमें भ्रूणकोश होता है। इसमें देखिए
पाइनस आ गया, साइकन आ गया, इसमें चना मटर गेहूँ, ये सारे क्या है, इसमें चना मटर गेहूँ ये आता है एजियोस्पर्म, ये बीज वाले होते हैं। ठीक है, इसमें पुष्प भी होता है। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए अगले पृष्ठ का जो प्रश्न देखिए, और ये आ गया आपका प्लांट जगत ख़त्म हो गया, ये एनिमल जगत आ गया। इसमें पहला सवाल है पारिफेरा और सिलिलेट्रा वर्ग के जंतुओं में क्या अंतर है। ये जंतुओं का विभाग है पारिफेरा और सिलिलेट्रा, तो इसमें हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए पारिफेरा और सिलिलेट्रा, तो पारिफेरा में जितने भी जंतु होते हैं उनके शरीर में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, इनके पूरे शरीर में, और इनके बाह्य कंकाल में होते हैं, लेकिन सिलिलेट्रा में नहीं होते हैं। इनकी शारीरिक संरचना काफ़ी अत्यंत सरल होती है। और इसमें जीव देखिए कौन आते हैं, इसमें पारिफेरा में जीव आते हैं यूग्लिना, साइकन और एस्पेंजिला, ये पारिफेरा के अंतर्गत आते हैं। और सिलिलेट्रा के जीव देखते हैं, इसमें हाइड्रा आता है, समुद्री एमिमोन आता है। हमें अंतर स्पष्ट करना है, आइए करते हैं। कैसे करना है आपको, तो काफ़ी आसान है, पारिफेरा और सिलिलेट्रा आपको पहले वैसे ही लिखना है, दोनों में अंतर निम्नलिखित है। तो इसमें देखिए ये छिद्रयुक्त जीवधारी होते हैं। पारिफेरा शरीर में कोई छिद्र नहीं होता, लेकिन केंद्रीय छिद्र सिर्फ मुख का होता है। बाह्य कंकाल होते हैं, शरीर के आवरण में बाह्य कंकाल होते हैं, बाह्य कंकाल नहीं होते। इनकी शारीरिक संरचना अत्यंत सरल होती है, इसकी जटिल होती है। गुहिका एक परतीय होती है, जो बाहरी परत होती है शरीर की वो गुहिका कहलाती है। इसमें गुहिका द्विपरत होती है, लेकिन दोनों में एक ही होती है, लेकिन इसमें परत दो होती है। और इसके देखिए इसके बाद पांचवा देखिए ऊतक विभाजन नहीं होता, इसमें इनके शरीर में ऊतक विभाजन नहीं होता। इनके शरीर में टिश्यू का विभाजन लगातार होते रहता है। ठीक है, तो कौन कौन से आते हैं वो मैंने आपको बता दिए, उसका नाम भी आपको नीचे लिख लेना है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, एनिलिडा के जंतु आर्थ्रोपोडा के जंतु से किस प्रकार भिन्न है, यानी दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। कौन सा विभाग है, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। देखिए ये पहला विभाग हो गया एनिलिडा और दूसरा विभाग हो गया आर्थ्रोपोडा। तो इसमें कौन से जीव आते हैं, एनिलिडा में नेरिस, केचुआ, जोक आते हैं। और इसमें आर्थ्रोपोडा में कौन सा आता है, आर्थ्रोपोडा में आता है झींगा, बिच्छू, मकड़ी, तिलचट्टा, तितली, ये सारे मक्खी, ये सारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो एनिलिडा का देखिए क्या है, इसमें एनिलिडा में द्विपाद सममित और त्रिकोणीय होते हैं। ये भी होते हैं द्विपाद सममित, लेकिन ये त्रिकोणीय नहीं होता है। ये सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, इसमें ज़्यादा मात्रा में जंतु आते हैं, और ये ज़्यादा नहीं है, ये छोटा संघ है। ठीक है, और इसके देखिए इसमें देह गुहा में यानी शरीर के बाहरी आवरण में रक्त भरा होता है, और इसमें नहीं होता है। तो कैसे आपको दोनों में अंतर स्पष्ट करना है, आइए करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा ये द्विपाद सममित एवं त्रिकोणीय होते हैं। ये केवल द्विपाद सममित होते हैं, यानी शरीर को दो भागों में बांट सकते हैं, अलग अलग बांटा जाए तो। इसमें असली देह गुहा पाई जाती है, इसमें देह गुहा में रक्त भरी हुई होती है। इसमें जुड़े हुए पैर नहीं होते। ठीक है, यानी पैर जो जैसे जोक हो गया तो इनमें पैर क्या होता है, काफ़ी अलग अलग सब होते हैं। इनमें जुड़े हुए पैर होते हैं। ठीक है, जुड़े हुए पैर का मतलब ऊपर से ऐसे क्या होता है, दो जुड़ा हुआ, ऊपर से ही निकला होता है, लेकिन आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और बस हो गया 3। इसके बाद जंतु का हमें नाम लिखना है, और इसमें जो जंतु आते हैं, जोक हो गया, इसमें तिलचट्टा हो गया। तो मैंने जो अभी जंतु आपको दिखाया उनके नाम कम से कम 2 आपको दोनों में लिख लेना है। तीसरा प्रश्न देखिए, जल स्थलचर और सरीसृप में अंतर बताएं। तो देखिए जल स्थलचर, ठीक है, तो ये उभयचर भी कहलाते हैं। ये सारे क्या है, ये जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं, ये क्षमता है इनकी। तो देखिए सिलामेटर, टोडा, ये आ गया, ये मेढक है, दोनों मेढक के प्रकार ही हैं, ये सारे टोड हैं। ठीक है, तो इनका क्या है विशेषता, शरीर में बाह्य कंकाल नहीं होता, विक पाए जाते हैं, और ये अंडे देने वाले होते हैं, और ये दोनों जगह पाए जाते हैं, जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। और वहीं सरीसृप की बात की जाए तो सरीसृप में देखिए मेढक, ये सांप, ये सारे कौन से जीव हैं, मेढक, सांप हो गया। ठीक है, उड़न छिपकली हो गई, घरेलू छिपकली हो गई। तो ये जो आते हैं ये सारे, बस ये आपको नहीं देखना है, ये दूसरा विभाग है, ये अलग दूसरा विभाग है, ये पंछियों का विभाग है, ये ध्यान नहीं देना है, बस इस तरफ ये सारे हैं। ठीक है, तो ये जो सरीसृप है इनकी क्या विशेषता है, ये भी जल में रहते हैं, स्थल में, लेकिन ये उभयचर नहीं कहलाते। ठीक है, और ये अंडे देने के लिए
इन्हें जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको आंसर करना है, आइए करते हैं। तो पहले आपको लिखना है जल, स्थलचर और सरीसृप में अंतर निम्नलिखित है। पहला है जल और स्थल दोनों में रहते हैं, इन्हें उभयचर कहा जाता है। इनमें कुछ जल में रहते हैं और कुछ स्थल में रहते हैं, लेकिन उभयचर नहीं कहा जाता। जैसे सांप हो गया, कछुआ हो गया, लेकिन उभयचर नहीं कहा जाता है। ठीक है, ये सरीसृप विभाग में आते हैं। दूसरा, जल में अंडे देते हैं तथा अंडे कठोर कवच से ढके नहीं होते हैं। ये जो विभाग है, इनमें जल जो जंतु पाए जाते हैं जल में अंडे देते हैं लेकिन कठोर कवच से ढके नहीं होते हैं। अंडे जल के बाहर ज़मीन पर देते हैं, लेकिन अंडे कठोर कवच से ढके होते हैं। श्वसन गिल्स, त्वचा और फेफड़ा द्वारा होता है। 3 तरीक़ों से होता है। श्वसन केवल फेफड़ों द्वारा संपन्न होता है। इसमें मेढक, तोड़, कछुआ और सांप आते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए, इस सेशन का आखिरी सवाल है हमारा चौथा, पंछी वर्ग और स्तनपायी वर्ग के जंतुओं में अंतर स्पष्ट करना है। तो आइए हम देखते हैं पहले। तो ये रहा पंछी वर्ग, ये रहा स्तनपायी वर्ग में सारे पंछियाँ सिर्फ आती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पंछियाँ आती हैं तो इनके शरीर पे क्या होते हैं, बाल होते हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं और इसके दांत नहीं होते, सिर्फ चोंच होता है। ये अंडे देते हैं, सबसे बड़ी बात, ये अंडे देते हैं। इनमें स्तन नहीं पाया जाता, दूध ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती। ठीक है, ये समतापी होते हैं, ये भी समतापी होते हैं। ठीक है, हृदय के 4 कक्षी होते हैं, ये भी होते हैं। तो किस तरीके से आंसर करना है, देखिए स्तनपायी में कौन से आ जाएंगे, स्तनपायी में आ जाएंगे बिल्ली, मनुष्य, चूहा, चमगादड़, ये स्तनपायी हैं। तो कैसे आपको आंसर करना है, आइए करते हैं। तो आपको करना है ऐसे, दोनों में अंतर निम्नलिखित है। पहला, पंछी वर्ग, ये वर्ग अंडे देते हैं और दूध ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती है। ये बच्चों को जन्म देते हैं, दूध ग्रंथियाँ पाई जाती है। चोंच होते हैं, मुंह में दांत होते हैं, शरीर पंखों से ढका होता है, शरीर पर बाल युक्त त्वचा होती है। इसमें कबूतर, पंछी, मनुष्य, गाय और कुत्ता आते हैं। इसमें होता है आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।